हेलो दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये JIT एग्ज़ाम के लिए जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका थर्ड वीडियो है। तो कल मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मैं आपको जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि इससे हमने देखा जो हम ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं उसमें दो क्वेश्चन इसमें से आ चुके हैं। तो जो मेन मेन पॉइंट हैं जो याद रखने लायक हों वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे हमने ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में बताया है। तो इनका जो ईरा रहा है 1940 से 1956 तक, ये फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो यूज़ हुए हैं। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे हम, और ये मशीन लैंग्वेज सपोर्ट करता था। तो बस अगर आप इन चीज़ों को याद रखेंगे, क्वेश्चन में वैसे पूछा जाता है कि मान लीजिए उसमें पूछा होगा ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में यूज़ हुए, तो आप ट्रांजिस्टर पे जाएंगे, देखिए सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ। या पूछ सकते हैं आपसे असेंबली लैंग्वेज कब यूज़ हुई, किस जनरेशन में, तो असेंबली लैंग्वेज, ये देखिए असेंबली लैंग्वेज हुई आपकी सेकंड जनरेशन में। या आपसे फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात पूछ सकता है, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस आपकी थर्ड जनरेशन से आप देख सकते हैं यूज़ हुई हैं। तो चलिए एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में आपकी वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई। उसके बाद ये जो था मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। आप याद रखेंगे, मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन में सपोर्ट किया जाता था, जबकि सेकंड में हम पढ़ेंगे उसमें आपकी असेंबली लैंग्वेज यूज़ होती थी। थर्ड जो पॉइंट है इसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, ये लार्ज स्पेस चाहिए होता था इन कंप्यूटर को, क्योंकि ये बहुत बड़े होते थे। और वैक्यूम ट्यूब्स की एक और ड्रॉबैक्स ये थी कि ये ओवर हीट होने पर ये मतलब ख़राब हो जाती थी, फट जाती थी, तो बार बार चेंज करनी पड़ती। तो इस हिसाब से ये कॉस्टली पड़ता था, और इतना बड़ा सेटअप होता था, इसके लिए पावर कंजप्शन जो थी वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती थी। देखिए, कंज्यूम लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन पोर्टेबल होता था, अब एक कमरे के बराबर होता था, तो आप पोर्टेबल मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, तो ये नॉन पोर्टेबल था। और इन पंच कार्ड और पेपर टेप इनपुट और आउटपुट के लिए इसमें यूज़ की जाती थी। तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप, पंच कार्ड और पेपर टेप जो थी उसकी मदद से इनपुट और आउटपुट फंक्शन जो थे परफॉर्म किए जाते थे। डाटा कैलकुलेशन उस टाइम भी मिली सेकेंड में हो जाती थी। उसके बाद जो जनरेशन आए उनमें तो माइक्रो सेकेंड से भी कम टाइम में होने लगी। और फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनके एग्जांपल में ENIAC, और इसकी अगर आपने फुल फॉर्म देखनी है, ये देखिए मैंने टॉप पे लिखी हुई है। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ENIAC ये भी पूछा जा सकता है कि ENIAC कंप्यूटर आपकी कौन सी जनरेशन में यूज़ हुए। तो ENIAC और एडवैक जो थे वो आपके, और एडवैक की भी आप फुल फॉर्म देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो फुल फॉर्म में पूछी जाती हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। ENIAC आ गया, एडवैक आ गया, IBM 701 और IBM 650 सीरीज़ जो थी ये फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुए हैं। नेक्स्ट सेकंड जनरेशन की बात कर लेते हैं। 1956 से 1963 तक सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज़ किए गए। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह अब इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगे, और ट्रांजिस्टर जो थे वो उतने वैक्यूम ट्यूब्स की तरह जल्दी ख़राब नहीं होते थे, और इनका पावर कंजप्शन भी थोड़ा कम होता था, मतलब वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले। और सेकंड पॉइंट है इसमें कि मैग्नेटिक कोर यूज़ होने लगी प्राइमरी मेमोरी के लिए। तो हमने मैग्नेटिक कोर कब यूज़ की, तो आप लिखेंगे हम सेकंड जनरेशन से इनको यूज़ कर रहे हैं। मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप जो है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के लिए यूज़ होने लगी। मैग्नेटिक कोर प्राइमरी मेमोरी के लिए, और मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप, मतलब जो मैग्नेटिक वर्ड आया वो आपका सेकंड जनरेशन में ही आया। इसके बाद फर्स्ट में हम मशीन लैंग्वेज यूज़ करते थे, यहाँ अब हम जो थे असेंबली लैंग्वेज यूज़ करने लग गए। और जो साइज़ था कंप्यूटर का वो लिटल स्मॉलर हो गया, मतलब थोड़ा छोटा हो गया एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की वजह से। और इसमें हम जो थे पंच कार्ड यूज़ करते थे इनपुट एज इनपुट डिवाइस। मतलब हम पंच कार्ड, देखिए पहले में था कि पंच कार्ड और पेपर टेप हम इनपुट आउटपुट दोनों फंक्शन के लिए यूज़ करते थे, जबकि पंच कार्ड हम सेकंड जनरेशन में सिर्फ इनपुट के लिए यूज़ करने लगे।
अभी भी ये कंप्यूटर जो थे उतने सस्ते नहीं हुए थे, स्टिल कॉस्टली, मतलब फर्स्ट जनरेशन से तो थोड़े सस्ते हो गए थे, लेकिन फिर भी ये काफ़ी कॉस्टली थे उस समय तक। एग्जाम्पल में आ गया इनके कौन कौन से, आई बी एम 1620, आई बी एम 7094 और सी डी सी 1604 और यूनिवैक। देखिए हमने यहाँ पे एनीवैक और एडवैक यूज़ किए और यहाँ पे हम यूनिवैक कंप्यूटर यूज़ करने लगे। तो यूनिवैक की UNIVAC होगा यहाँ पे, आप इसको करेक्ट कर लें। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इनको कहा जाता था। तो ये यूज़ करने लगे हम सेकंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन की बात कर लेते हैं 1964 से 1971 तक। अब हम जो थे वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर की तरफ गए, ट्रांजिस्टर में से के बाद हम इंटीग्रेटेड चिप की तरफ बढ़े। तो हम इंटीग्रेटेड चिप, जिनको हम आईसी बोलते हैं, वो यूज़ करने लगे। एक आईसी में बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, छोटे छोटे छोटे। और सेकंड था कि हम अब मशीन लैंग्वेज के बाद, असेंबली लैंग्वेज के बाद अब हाई लेवल लैंग्वेज की तरफ बढ़ गए, और जिसमें आपकी फॉर्ट्रेन और कोबोल, ये जो थी हाई लेवल लैंग्वेजेस थी उस समय थर्ड जनरेशन में यूज़ की जाती थी। इनको भी आप याद रखेंगे कि थर्ड जनरेशन में कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई। थर्ड पॉइंट है इसका, ये काफ़ी कम जो था हीट जनरेट करता था। देखिए जब हम फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में के कंप्यूटर यूज़ करते थे तो इनमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, वैक्यूम ट्यूब जो यूज़ होती थी। तो इनको ठंडा करने के लिए हमको जो था एसी यूज़ करना पड़ता था उस टाइम, कि ये सिस्टम जो था कूल रहे। लेकिन थर्ड जनरेशन में ये लेस हीट जो थे प्रोड्यूस करते थे, तो सिर्फ एक पंखे की मदद से हम इनको ठंडा कर सकते हैं। आपने देखा होगा आजकल भी सीपीयू के अंदर छोटे छोटे फ़ैन लगे होते हैं, तो उनसे वो कंप्यूटर ठंडा हो जाता है। अब ये जो थे लिटल स्मॉलर आ गए एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन, और अब से ये थर्ड जनरेशन से आप क्या करना है, ये पोर्टेबल हो गए कंप्यूटर, मतलब आप इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, IBM 360 सीरीज़ जो थी वो आपकी थर्ड जनरेशन में आई थी। यूनिवैक जो थे आपके, देखो यूनिवैक सेकंड जनरेशन में आ गए थे, लेकिन यूनिवैक सीरीज़ जो थी 1108 वो थर्ड जनरेशन में आई। PDP 11/45, ये मतलब मॉडल के नाम हैं। TDC 163 316 एट्सेट्रा, ये जो थी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे। फोर्थ जनरेशन में देख लेते हैं VLSIC टेक्नोलॉजी, इनको हम पढ़ेंगे। देखिए हमने थर्ड जनरेशन में पढ़ा कि आपको यहाँ पे IC आपने यूज़ की, इंटीग्रेटेड चिप, और यहाँ पे VLSIC का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। मतलब फोर्थ जनरेशन में भी ये इंटीग्रेटेड चिप पे ही चलते हैं ये टेक्नोलॉजी, लेकिन VLSIC का मतलब है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप। इसके बाद ये पोर्टेबल हो गए, आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से इनको ले जा सकते हैं। रिलायबल भी हो गए, कॉस्ट भी डिक्रीज हो गई। अब फोर्थ जनरेशन में जो थे कंप्यूटर सस्ते पड़ने लगे, स्मॉलर साइज हो गया, इनपुट और आउटपुट, इनपुट के लिए आपको कीबोर्ड और माउस मिल गए। तो फोर्थ जनरेशन में मिले आपको ये कीबोर्ड और माउस। और इसके बाद जो थी फास्ट प्रोसेसिंग हो गई इसकी, और लेस पावर कंजम्पशन हो गया। और यहाँ में लिखना भूल गया, जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे, देखिए 71 तक आपकी थर्ड जनरेशन आई, और 1971 के बाद 1980 या कहीं पर 81 तक लिखा होता है, तो ये थर्ड जनरेशन, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो इन 10 साल में रहे। और 80 या 81 के बाद जो अभी हम आज तक यूज़ कर रहे हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। एग्जाम्पल देख लेते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के। इसमें आ गया आपका एप्पल DEC10 स्टार 1000 एट्सेट्रा। इसके अलावा IBM Z सीरीज़ भी फोर्थ जनरेशन में आई थी। IBM के PC भी, एप्पल के मैकिन्टॉश भी, ये सारे फोर्थ जनरेशन के मॉडल हैं। फिफ्थ जनरेशन में ULSIC, देखिए यहाँ पे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप था, और यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। और इसके साथ ही AI लिखा है यहाँ पे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ भी इसी समय किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज तो वैसे हमारी थर्ड जनरेशन में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अब जो हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाती है फिफ्थ जनरेशन में, उसमें जावा, पाइथन और .NET ये जो थी यूज़ की जाने लगी। वॉइस रिकॉग्निशन का मतलब है कि आपके कंप्यूटर इतने स्मार्ट हो चुके हैं अभी तक कि आपको अगर इनपुट देनी हो तो माउस कीबोर्ड के अलावा आपके पास आप बोल के भी जो है इनपुट दे सकते हैं अपने कंप्यूटर को। तो ये फिफ्थ जनरेशन में ही पॉसिबल हो पाया। और एग्जाम्पल हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, क्रोम बुक जो हम आजकल यूज़ करते हैं।
और करंट रिसर्चेज इस पे चल रही हैं। मतलब 5th जनरेशन आजकल जो हम इस ईरा में कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो 5th जनरेशन के ही हैं, और रिसर्चेज इस पे लगातार चलती जा रही हैं। तो आगे आगे और बेहतर और छोटे और कॉम्पैक्ट होते रहेंगे ये। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। 60 तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। 61 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिशन मीडिया मेक यूज़ ऑफ 4 पेयर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो आपके जो यूटीपी होते हैं ट्रांसमिशन मीडिया, उसमें आप 4 पेयर इंसुलेटेड कॉपर वायर का यूज़ करते हैं। तो ये आप यूटीपी की फुल फॉर्म देख लेते हैं यहाँ पे। ध्यान देंगे आप, यूटीपी का मतलब होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। यूटीपी यानी अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं ये, और इसमें 4 इंसुलेटेड कॉपर की ये इसमें मतलब एक बंच होता है, इसमें ये 4 केबल्स होती हैं कॉपर की। और इनको हम यूटीपी वायर को हम यूज़ कहाँ करते हैं, देखिए जो टेलीफोन लाइंस होती हैं उनमें ये यूज़ की जाती हैं, और जो लैन होता है यानी लोकल एरिया नेटवर्क अगर हमने सेटअप करना होता है उसमें भी हम यूटीपी वायर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन ऑफ डोमेन नेम इनटू कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा डीएनएस। तो डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा जो इंटरनेट सर्विस है वो रिस्पॉन्सिबल है कि अगर देखिए मान लें आप www.google.com या www.facebook.com amazon.com कुछ भी अगर आप यूज़ करते हैं वो आपकी रीडेबल फॉर्म है, मतलब आप उसको रीड कर सकते हैं कि www amazon या facebook या जो भी लिखा है, लेकिन उसको चेंज करके आईपी एड्रेस में चेंज, मतलब उसको चेंज करके आईपी एड्रेस में बदल के इंटरनेट से जो हम एक तरह से देखा जो मशीन रीडेबल फॉर्म में उसको चेंज करने का काम करता है डीएनएस। मतलब हमने तो इंग्लिश में टाइप किया लेकिन सिस्टम तो नहीं समझता इंग्लिश, तो उसको आईपी एड्रेसेस में चेंज करना मशीन रीडेबल फॉर्म में वो काम होता है डीएनएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क द प्रॉब्लम ऑफ हिडन टर्मिनल अराइजेज। तो हिडन टर्मिनल की प्रॉब्लम आपको आती है वायरलेस नेटवर्क्स में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जब भी आप देखिए वायरलेस नेटवर्क हॉटस्पॉट या कुछ भी आप ऑन करें या वाईफाई में जहाँ पे अवेलेबल हो वहाँ पे बहुत सारे जो हैं हिडन टर्मिनल्स जिनको हम बोलते हैं टर्मिनल्स को आप मोबाइल भी बोल सकते हैं या कंप्यूटर भी हो सकते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम अराइज होती है। मतलब बहुत सारे हिडन जो है आपके टर्मिनल वहाँ आपको मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपको वायरलेस नेटवर्क में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बिट ऑफ एन IPv6 एड्रेसेस। तो IPv6 एड्रेसेस की बिट लेंथ होती है 128। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 128 बिट्स। इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे देख सकते हैं IPv4 एड्रेसेस जो होते हैं IPv4 एड्रेसेस हैज़ अ साइज ऑफ 32 बिट। तो उनकी लेंथ होती है 2⁻32। और हम यहाँ पे IPv6 की बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो IPv6 की हमने बताई 128। तो आप देख सकते हैं IPv6 की जो ये देखिए IPv6 द एड्रेस साइज वाज इंक्रीज फ्रॉम 32 टू 128 बिट, यानी 32 बिट से इंक्रीज होता है 182 बिट्स तक। और एक चीज़ इसमें और पूछी जाती है इसी उसमें आपको ये बताने होते हैं कि क्लास जैसे सिंगल क्लास ए है तो उसकी एड्रेस रेंज क्या होगी। तो ये देखिए 10 to 255 है, और उसके आगे ये क्वेश्चन शायद बाद में इसमें पूछा गया है तो हम उस टाइम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ जो है ये टेबल है, इसको आप याद रखेंगे, हम वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, उससे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिलहाल अभी क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम द कॉन्सेप्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस बिलोंग टू द डैश लेयर ऑफ ISO OSI मॉडल। तो OSI मॉडल रेफरेंस जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। इवन तो हर लेयर से क्वेश्चन देखा जाए तो 7 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा भी बन जाते हैं, तो इसमें से भी कुछ पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा है कि आईपी एड्रेसेस जो है OSI मॉडल की कौन सी लेयर से संबंधित हैं, किस लेयर के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी जो है नेटवर्क लेयर, ये इसका राइट आंसर यहाँ देख लेते हैं हम।
जो आपका OSI मॉडल है, देखिए इसमें ये 7 लेयर होती हैं। फिजिकल लेयर से ये स्टार्ट होता है और एप्लीकेशन लेयर तक जाता है। फिजिकल, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। तो यहाँ पे बताया इन्होंने कि देखियो आईपी एड्रेसेस का काम जो होता है, ऑप्शन था राइट आंसर नेटवर्क। तो नेटवर्क में आपका आईपी का और आईपी ये पैकेट्स जो हैं ये इनका भी काम भी इन नेटवर्क्स पे भेजे जाते हैं पैकेट्स, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन डिमांड की जाती है। और फ्रेम्स का भी पूछ सकते हैं आप। इथरनेट का, स्विचेस, ब्रिज, ये डाटा लिंक लेयर पे होते हैं। फिजिकल लेयर पे आपका कोएक्सल केबल, वायरलेस, हब, रिपीटर, राउटर्स जो भी होते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड टू एंड कनेक्शन का काम करता है। सेशन जो है सिंक्रोनाइजेशन, सॉकेट, तो ये आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। एप्लीकेशन लेयर पे आपका, एप्लीकेशन लेयर पे होते हैं हम एंड यूज़र। जो मैं अभी कंप्यूटर यूज़ कर रहा हूँ या आप अभी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो आप हैं एप्लीकेशन लेयर पे, यानी 7th लेयर पे हैं हम। हमको एंड यूज़र बोला जाता है। तो यहाँ पे HTTP, DNS, SSH, IRC, ये सारे जो हैं ये टर्म्स हैं जो यूज़ होती है डिफरेंट लेयर पे, तो उनका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is the recommended maximum length of a UTP cable, UTP Cat6 केबल? तो UTP Cat6 लेवल की मैक्सिमम लेंथ क्या रिकमेंड की जाती है? जहाँ तक केबल की मतलब जो स्ट्रेंथ होती है सिग्नल की, उस पर ज़्यादा असर ना पड़े, तो आप 100 मीटर तक ले जा सकते हैं UTP Cat6 केबल को। तो 100 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, हमने इसका यूज़ ना, इसका नाम पहले देख लिया था फुल फॉर्म। और Cat6 ये केबल का टाइप है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। हाउ मैनी यूजेबल IPv4 एड्रेसेस आर देयर इन अ नेटवर्क विद सबनेट मास्क 225 255 टू 240? तो वैसे यहाँ पर ये 14 जो है गलत टिक किया गया है, इसमें 16 होंगे। अब मैं आपको एक चार्ट होता है उसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ होगा, ये देखिए 225 से 240 तक, 225, 255, 255, 255 और 240। तो इसमें आपके 16 IP एड्रेसेस होंगे इस सबनेट मास्क में। तो वहाँ पे 14 लिखा गया है, तो यहाँ पर आप 16 को राइट टिक कीजिएगा। ये नीचे तक देख सकते हैं आप, ये टेबल है। तो इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। माफ़ कीजिए, क्वेश्चन इन्होंने पूछा है यूजेबल IPv4 एड्रेसेस, मतलब यूज़ लाइक टोटल तो 16 होते हैं, लेकिन उसमें यूज़ लाइक जो होते हैं वो 14 ही होते हैं। तो ये ठीक है, यहाँ पे 14 दिया हुआ। टोटल आपके 16 होंगे, लेकिन दो जो हैं वो रिज़र्व रहते हैं। एक, अगर मैं सही हूँ, मतलब मुझे अभी याद नहीं आ रहा, एक रिज़र्व रखते हैं ये, और एक में शायद एड्रेसेस कुछ होते हैं इनके। तो यूजेबल इसमें 16 में से 14 ही होते हैं। तो टोटल नहीं पूछा कि कितने होते हैं, पर इसमें लिखा है कि यूजेबल कितने होते हैं। यूजेबल 14 राइट आंसर है इसका। 68 देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग IPv4 एड्रेसेस सीरीज इज रिजर्व्ड बाई IANA फॉर प्राइवेट यूज़? तो IPv4 की कौन सी श्रृंखला जो है प्राइवेट उपयोग के लिए रिजर्व की जाती है? तो आप याद रखेंगे हमेशा 192.168.0. ये जो श्रृंखला है ये प्राइवेट यूज़ के लिए ही यूज़ की जाती है। अगर आप कभी भी अगर शायद आपने यूज़ किया होगा BSNL का, अगर इंटरनेट यूज़ करते हैं आप, तो और आपका इंटरनेट कभी नहीं चलता, तो अगर आप कस्टमर केयर को फ़ोन करेंगे तो एक ऐसा एड्रेस आपसे वो यूज़ करवाएंगे 192.168, मतलब शुरू में यही रहेगा, आगे वो चेंज हो सकता है, ये फर्स्ट 2 डिजिट यही रहेंगे। और यहाँ लास्ट इसमें कुछ चेंज हो जाता है, मतलब वो एड्रेस। तो जो 192 और 168 यूज़ होगा वो प्राइवेट यूज़ के लिए, IANA यूज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है। ये नेक्स्ट देख लेते हैं। In which mode of communication transmission can occur in both direction but only in one direction at a time? तो हाफ डुप्लेक्स जो होता है उसमें एक समय में एक ही डायरेक्शन में आपका कम्युनिकेशन होता है। देखिए दोनों साइड हो सकता है कम्युनिकेशन। जैसे आप तार भिजवाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें एक टाइम में एक साइड से एक ही मैसेज है। टेलीफोन लाइन में आपका डबल्स, मतलब दोनों तरफ से एक साथ आप बोल सकते हैं, तो वो फुल डुप्लेक्स में आएगा। हाफ डुप्लेक्स में है कि
जैसे तार भिजवाई जाती है, तो यहाँ से आप तार भिजवाएंगे, उधर से वो रिसीव करेगा। जो अब तो तार भेजना वैसे बंद कर दिया है, जो अंग्रेज़ों के टाइम भिजवाई जाती थी। या आप फैक्स मशीन देख सकते हैं, एक टाइम में एक ही काम करेगा वो। इधर से फैक्स जाएगी, वो बिजी रहेगा जब तक फैक्स रिसीव नहीं होगी, तो भी हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं GSM, UMTS है और LTE आर द टाइप्स ऑफ। LTE से तो आपको पता होगा, 4G आप जब से यूज़ कर रहे हैं तो LTE यूज़ किया जाता है। GSM पहले हम यूज़ करते थे जब 2G होता था। UMTS का मुझे आइडिया नहीं है, आपको पता होगा शायद। तो ये क्या है, आर द टाइप्स ऑफ, तो सेलुलर टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो GSM और LTE से पता चल रहा है ये सेलुलर टेक्नोलॉजी यानी मोबाइल में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर वायर इज़ नॉट फाउंड इन UTP। तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में आपको पीले रंग की कोई भी वायर नहीं मिलेगी। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, चार केबल यूज़ होती हैं इसमें, तो येलो नहीं होती। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू तो हो गई। और चौथा जो कलर होता है, चौथा आपका वाइट कलर यूज़ हो सकता है, लेकिन येलो कभी भी यूज़ नहीं होगी UTP में। अच्छा, नेक्स्ट है UBU, आप पढ़ेंगे इसको। उबंटू, काली एंड सीडेंट OS आर द पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ विच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसी में उबंटू, काली और सीडेंट जो है ये डिस्ट्रीब्यूशंस हैं लाइनक्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्ट इन वेब ब्राउज़र ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपको बिल्ट इन ब्राउज़र मिलता है वो सफारी मिलता है। और विंडो में आपको पता है, आपको विंडो में इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता था। और अब जो है ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया होगा शायद, अभी इन्होंने रिसेंटली पीछे लास्ट शायद 1-1.5 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट एज जो है, तो नेट एक्सप्लोरर की जगह विंडो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से बिल्ट इन ब्राउज़र दे रहा है। और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका सफारी जो है यूज़ होता है। बाकी ये क्रोम, फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउज़र हैं। देखिए एज जो है, ये एज MS माइक्रोसॉफ्ट का आजकल जो यूज़ हो रहा है वो ये डिफ़ॉल्ट जो है बिल्ट इन जो है ब्राउज़र है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कमांड इन लाइनक्स टू लिस्ट द डायरेक्टरी कंटेंट। तो LS जो है, LS कमांड जो है आपकी डायरेक्टरी का कंटेंट को लिस्ट को जो डायरेक्टरी के कंटेंट को लिस्ट में शो करेगी LS कमांड। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दी इनकॉग्निटो मोड इन गूगल क्रोम ब्राउज़र कैन बी यूज़ फॉर प्राइवेट ब्राउजिंग। जब भी आप इनकॉग्निटो मोड यूज़ करेंगे सेटिंग में जाके, तो आपने जो भी ब्राउजिंग की होगी, मतलब जो भी सर्च किया होगा आपने, वो आपका प्राइवेट रहेगा। तो आप याद रखेंगे जो वेब ब्राउज़र आप यूज़ करेंगे उसमें सेटिंग के पे जाके अगर आप ये ऑप्शन C पे जो दिया गया है वो आपको मिल जाएगा, इनकॉग्निटो मोड यूज़ करेंगे तो आपकी जो ब्राउजिंग है वो सेफ़ रहेगी यानी प्राइवेट रहेगी। द फेमस वाना क्राई मालवेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये रैनसम वेयर तो जो है इसका एग्जाम्पल है। तो रैनसम वेयर में और भी मालवेयर आते हैं अलग अलग तरह के, लेकिन जो फेमस रहा है वाना क्राई मालवेयर वो रैनसम का ही एक पॉपुलर मालवेयर था। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको हम आगे आएंगे तो फिर डिस्कस करेंगे इसके नाम। आज वीडियो वैसे ही लंबा हो गया है, 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। की लॉगर is a malware that grab the keystroke pressed by user and send them to the hacker। तो की लॉगर क्या चीज़ है, वो आपके सिस्टम में आपने क्या टाइप किया वो हैकर को बता देता है। जनरली की लॉगर जो है यूज़ किया जाता है पासवर्ड के लिए। जैसे मान लिया आपने ID डाली और पासवर्ड की और की लॉगर जो है एक्टिवेटेड किया है हैकर ने, तो जैसे आप पासवर्ड डालेंगे तो हैकर को पता चल जाएगा कि पासवर्ड के लिए आपने कौन सी 8 या 10 की, जितने भी लंबा भी आपने पासवर्ड डाला है उसके लिए कौन सी की दबाई हैं, कौन सी प्रेस की हैं, तो उससे उसको पता चल जाएगा आपका पासवर्ड। तो की लॉगर जो है एक मालवेयर है जो आपके की स्ट्रोक, जो मतलब आप जो भी कीज़ दबाते हैं उनको सेंड कर देता है हैकर को। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस अलाउ और ब्लॉक्स द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन डिफाइंड सेट ऑफ सिक्योरिटी रूल। तो फायरवॉल्स जो होता है आपका वो रोकता है
ये आपके सिस्टम में एक्टिवेटेड करना पड़ता है आपको। तो ये ब्लॉक करता है या अलाउ करता है और इनकमिंग और आउटगोइंग जो ट्रैफिक होता है। तो इसको जब ये ऑन किया होता है तो एक आपको मतलब जब भी आप किसी ऐसी साइट पे जाएंगे जो जिसमें वायरस हो सकता है, तो वो पहले ही फायरवेल बता देगा कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, फायरवेल ऑन है और ये जो आपकी साइट है इसमें कुछ वायरसेस होने के चांसेस हैं। तो फायरवॉल अगर आपका ऑन होता है तो इतनी सिक्योरिटी मिल जाती है आपके सिस्टम को। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इन विंडो लाइनक्स इज यूज्ड टू चेक द स्टेटस ऑफ एक्टिवेट नेटवर्क कनेक्शन। तो नेट स्टैट जो है यानी स्टैटिस्टिक्स यानी नेट नेट आपकी कितने नेटवर्क जो है लाइनक्स या विंडो दोनों पे आप यूज़ कर सकते हैं, वो कनेक्टेड है। तो उसके लिए कमांड आपको नेट स्टैट यूज़ करनी पड़ेगी, जिससे आपके एक्टिवेटेड नेटवर्क जो हैं प्रेजेंटली उनकी लिस्ट ये शो कर देगा, बता देगा कि इतने जो एक्टिवेटेड कनेक्शन है वो इतने कनेक्शन जो हैं एक्टिवेटेड हैं। तो चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन हो रहे हैं, लगभग 20 क्वेश्चन भी नहीं हुए इस वीडियो में। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।